नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। हम बात करने वाले हैं आज भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो भू अर्थात भूमि से जो प्राप्त राजस्व है उसके बारे में हम बात करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक है और मुख्य रूप से आज जो हम बात करेंगे इसके सब टॉपिक वो है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था जो कि भू राजस्व व्यवस्था है। ब्रिटिश इंडिया में जो प्रशासनिक ढांचा था उसकी आय का एक बहुत महत्वपूर्ण या अर्थात हम कहें अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण जो पैमाना था वो भू राजस्व व्यवस्था था, जो भूमि से कर प्राप्त किया जाता था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, हम उसके बारे में भी देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था एक मुख्य टॉपिक होता है। अगर हम भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो आज के हम इसका आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि एक्चुअल में आज के हम हमारे वीडियो में क्या देखने वाले हैं। मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं स्थायी व्यवस्था। वैसे ऐसा लिखना चाहिए, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। पर्टिकुलर इनके क्या मतलब है वो सब समझेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं भू राजस्व व्यवस्था का। तो भू राजस्व व्यवस्था में जो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था अधिक धन प्राप्त करना, ताकि उस धन से जो अंग्रेज है वो एक मजबूत सेना एवं प्रशासनिक ढांचा जो है तैयार कर पाए और उनके साम्राज्य का विस्तार हो सके और सुदृढ़ीकरण हो सके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी स्वतंत्र व्यापार में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने आयात तथा निर्यात कर से अधिक धन प्राप्त करने की बजाय भू राजस्व के माध्यम से धन प्राप्त करना चाहा। हमें पता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है टैक्स पर डिपेंड करती है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी है। लेकिन उस समय क्योंकि अंग्रेज थे, हम उनके लिए पराये थे, तो उन्हें इस बात से मतलब नहीं था कि हमारा वो किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। उन्हें केवल एक ही चीज़ से मतलब था, अधिक से अधिक धन प्राप्त करना। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कारणों की चर्चा नहीं करते थे, केवल उन्हें धन प्राप्त से मतलब था, चाहे वह अनाज के रूप में हो या जो उस समय की तत्कालीन मुद्रा हो, पैसे हो, उसके रूप में हो। तो इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने जो शुरुआत करी, हम सब जानते हैं कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज़ों ने अपना प्रशासनिक ढांचे में जो कदम रखा था और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति से बक्सर के युद्ध में भी योगदान दिया और 1765 में कर ली इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि से उसने क्या करा? उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो 3 क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था बंगाल उस समय, जिसमें तत्कालीन मतलब बिहार और उड़ीसा भी आता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ की चीज़ों को ले जाके विदेश में सेल करते थे, तो लगभग 60% का मुनाफा उनको अकेले बंगाल से होता था, जिसमें कई सारी वस्तुएं होती थी। तो काफ़ी समृद्ध इलाका था और ब्रिटिशर्स ने अपने पैर भी स्थायी रूप से वहीं पर जमाए। तो इलाहाबाद की जब इन्होंने संधि करी, इलाहाबाद की संधि इन्होंने 2 शासकों से करी। एक जो है शाह आलम द्वितीय से करी, जो कि मुगल सम्राट था, और एक अवध का जो है शासक रहा था। तो उससे क्या करा इसने, जो मुगल शासक थे उससे इसने संधि करी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भू राजस्व प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त कर लिए। और रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन पद्धति लागू की। द्वैध शासन का मतलब था कि जो सैनिक मामले हैं, विदेशी मामले हैं, और मुख्य रूप से जो भू राजस्व मामले हैं वो कौन देखेगा? तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। और शासन कौन चलाएगा? तो वो चलाएगा वहाँ का नवाब। तो इस व्यवस्था को भू राजस्व व्यवस्था कहा जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने, हम भू राजस्व व्यवस्था का एक इतिहास देख रहे हैं कि किस प्रकार से और क्या क्या इन्होंने हमारे भारत में परिवर्तन किए। तो इसने क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव ने जब ये द्वैध शासन लाया तो इसने बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान, हालांकि हमने इसकी बाहर चर्चा की है, हम इसको एक बार और देख लेते हैं। बंगाल के लिए उसने क्या करा, मोहम्मद रज़ा खान। बिहार के लिए राजा सिताब राय।
और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया कर वसूलने के लिए। तो ब्रिटिशर्स द्वारा ये सबसे पहला स्टेप मान सकते हो आप, जिसने जो है राजस्व व्यवस्था में अर्थात भारत से टैक्स कलेक्ट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महत्वपूर्ण योगदान नहीं कहेंगे, उनके परिप्रेक्ष्य में उनका योगदान था। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपना योगदान करा। अब क्या हुआ कि भू राजस्व व्यवस्था को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा से ये जो है टैक्स कलेक्ट करने लग गए हैं 1765 की इलाहाबाद की संधि द्वारा। अर्थात रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 1765 में द्वैध शासन पद्धति का क्या किया, शुभारंभ किया। 1772 में आता है वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर और ये द्वैध शासन पद्धति को समाप्त कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, द्वैध शासन पद्धति को समाप्त कर देता है और उसकी जगह पर लाता है ये पंचशाला बंदोबस्त। अब ये पंचशाला बंदोबस्त के बारे में जब हमने आपको गवर्नर जनरल पढ़ाए हैं, जब उसमें हमने चर्चा की है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा और बता देते हैं एक्चुअल में क्या किया जाता था। तो कर संग्रहण का अधिकार जो है ऊंची बोली वाले को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया जाता था, इसीलिए इसको पंचशाला कहा गया है। द्वैध शासन का मतलब हमने आपको ऊपर बताया है। नीलामी में जमींदारों को हतोत्साहित किया गया तथा बड़े बड़े ठेकेदारों को प्राथमिकता दी गई। अर्थात कोई पर्टिकुलर क्षेत्र की भूमि है तो वो बोली लगाते थे और जो ज़्यादा बोली लगाता था उसको वो एरिया दे देते थे कि 5 साल के लिए आप हमको, वॉरेन हेस्टिंग्स बोलता था, हमको इतना पैसा दे दो और आपको जो करना है वो करो, बट हमको एक फिक्स अमाउंट में इतना दे दो। तो जो अधिक से अधिक बोली लगाता था उसको वहाँ का क्या करते थे, हिस्सेदारी दे देते थे, अर्थात वहाँ पर उसको अधिकार दे देते भू राजस्व वसूलने का। तो अधिकार जो थे ठेकेदार थे, सट्टेबाज थे, ना तो भूमि की जानकारी थी, ना कृषकों के लिए हित के लिए उन्होंने कुछ सोचा। और इन ठेकेदारों ने कृषकों का क्या करा, जब उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है भू राजस्व दे दिया तो कृषकों से अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास किया, उनका शोषण किया, जिससे किसानों ने खेती करना ही बंद कर दी, क्योंकि तत्कालीन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अच्छी क्वालिटी का बीज है कि नहीं है, अकाल पड़ जाता था, और भी कई सारे फैक्टर होते थे। चूंकि नीलामी ऊंची कीमतों पर होती थी अतः ठेकेदारों को अधिक लाभ नहीं प्राप्त होता था, जिससे ठेकेदार ने क्या करते थे, अगली नीलामी में भाग लेने में कम रुचि दिखाई। तो इस प्रकार ये बंदोबस्त फ्लॉप हो गया और फाइनली 1776 में पंचशाला बंदोबस्त को जो कर दिया, समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर जो है वार्षिक प्रणाली भी लाई गई थी, हालांकि वो भी इतनी सफल नहीं हुई थी। तो यहाँ तक जो है इन्होंने कोशिश करी भारत में अपने पैर जमाने के लिए कि किस प्रकार से टैक्स का कलेक्शन करें। इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का हमें पता है ये गवर्नर जनरल नियुक्त होता है 1786 से 93 में इसका जो है टाइम पीरियड रहता है और इसी बीच ये जो है स्थायी जमींदारी बंदोबस्त की व्यवस्था लेकर आता है, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस लाता है कब, 1793 में। मुख्यतः कहाँ पर, अब क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर जनरल था तो सिंपल सी बात है उसी एरिया में लेकर आएगा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीज़न और उत्तरी कर्नाटक या मद्रास के उत्तरी जिले। आपको यहाँ पर स्पेशली बताना चाहेंगे कि मद्रास जो है उसमें मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, लेकिन इसके जो उत्तरी जिले थे कुछ एक जिलों में जो है स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। तो आपको याद रखना है स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, कॉर्नवालिस लेकर आया था। एक्चुअल में इसमें उस समय पर जो ब्रिटिश भारत था उसका 19% भूभाग जो है सम्मिलित था और इसके अंतर्गत वास्तव में क्या किया जाता था, तो जमींदारों के साथ जो है स्थायी रूप से अनुबंध किया जाता था, अर्थात एग्रीमेंट किया जाता था एक प्रकार का जमींदारों के साथ कि आप हमें इतना अमाउंट दे दो, हमें इतना टैक्स चाहिए वार्षिक और आपको जो करना है वो करो। तो फिर वो भी जो है किसानों का शोषण ही करते थे। अब स्थायी जो बंदोबस्त वाली व्यवस्था है इसमें भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या करा कि तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को देना पड़ता था। इसकी भी अगर हम चर्चा करें 90% की भी, तो 10/11 अर्थात 11 में से 10 भाग जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था और लगभग जो है 10% अर्थात 1/10 भाग इन्हें अपने पास रखना होता था। तो स्थायी बंदोबस्त का ये जो है ट्रिक उनका था उस समय। यह अनुबंध स्थायी रूप से जमींदारों के द्वारा किया गया था। इस व्यवस्था में जमींदारों को ही भूमि का मालिक माना गया था तथा उन्हें जमीन की खरीद बिक्री करने का भी अधिकार दिया गया था।
भूमि पर अधिकारों का तब तक मतलब भूमि पर जो जमींदार है उसका अधिकार कब तक होता था, तो जब तक वो निश्चित तिथि को नियत राशि सरकार को देते रहते थे। लेकिन फिर अंग्रेजों ने क्या करा, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, एक कानून लेकर आए 1794 में, जिसको कहा सूर्यास्त कानून। इसके अनुसार निश्चित तिथि की शाम तक अगर जमींदार भू राजस्व नहीं जमा करता है, नहीं चुकाता है, ठीक है, तो संबंधित जमींदार की जमींदारी जो है नीलाम कर दी जाती थी। तो ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है। अब हम अगली व्यवस्था की बात करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रैयत शब्द है इसका अर्थ होता है किसान। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की कितने प्रतिशत भूमि थी, तो 51% जो है भूमि आती थी। इस व्यवस्था को मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। हमने आपको बताया है मद्रास के उत्तरी जिलों में जो है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, लेकिन जनरली अगर बात करें मैक्सिमम मद्रास और बॉम्बे अर्थात जो साउथ वाला पार्ट है, दक्कन का पार्ट है, वहाँ पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। वहाँ पर किसानों से ही डायरेक्ट जो है संपर्क किया जाता था, क्योंकि जमींदारी प्रथा इतनी वहाँ पर कारगर नहीं साबित हुई। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। तो यहाँ पर ये बातें स्पेशली याद रखना है, 1792 में, ठीक है। कब? 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में किसके द्वारा लाई गई? कर्नल रीड द्वारा लाई गई। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई और 1825 में मुंबई में, संपूर्ण मुंबई में जो है ये लागू कर दी गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल में ये व्याप्त थी। विशेषता क्या थी इस व्यवस्था की? तो सरकार और किसान के बीच कोई भी बिचौलिया वर्ग नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट जो खेत पे हमको पता है खेती या किसानी करते तो किसान से ही डायरेक्ट किया गया समझौता था। भूमि का स्वामित्व जो है किसानों को दिया गया था, जिससे भी भूमि को विक्रय कर सकते थे, उनको गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर जो है भूमि जब्त भी की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनः समीक्षा करने की भी इसमें क्या की गई थी? व्यवस्था की गई थी। और बता दें आपको कि राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग जो है कंपनी को देना पड़ता था, जो जनरली धन के रूप में होता था। अगर हम बात करें 1/2 मतलब 50%, 90% तो किस में था? इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में था। और यहाँ पर जो है 50% देना पड़ता था, अर्थात स्थायी बंदोबस्त से थोड़ा सा बेनिफिशियल था किसानों के लिए। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो है विशेषता थी। अब हम बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की। तो महालवाड़ी व्यवस्था में जो महाल शब्द है इसका तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में क्या है, सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के जो मुखिया होते थे या उनको जो हम लंबरदार कहते हैं को राजस्व वसूली का आधार बनाया। ठीक है, इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो हॉल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे और 1922 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। आपको बताना चाहेंगे व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? तो 1922 में यह व्यवस्था लागू की गई थी और इस व्यवस्था के जन्मदाता जो है कौन है? हॉल्ट मैकेंजी थे। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में अपने सब अच्छे रूप में सामने आई। इसमें काफ़ी जो है प्रयत्न किए गए और यह व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू थी? तो ये गंगा की घाटी अर्थात मैक्सिमम उत्तर प्रदेश वाला पार्ट आ गया है, इसमें मध्य भारत का पार्ट आ गया है और जो संपूर्ण पंजाब है वहाँ पर यह व्यवस्था लागू थी। और पहली बार इसमें जो है मानचित्र तथा पंजियों, ठीक है, पंछियों नहीं है, पंजियों हैं, पंजियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, पहली बार इसमें किसका प्रयोग किया गया है? तो मानचित्र और पंजियों का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में लगान जो है उत्पादन का कितना % रखा गया था? 2/3 भाग अर्थात लगभग 66%। लेकिन बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया गया था? 50% कर दिया गया था और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि आती थी। तो यहाँ पर ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में आपको जो स्थायी बंदोबस्त होता है, रैयतवाड़ी होता है और महालवाड़ी व्यवस्था को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको हमारा ये वाला बातें समझ में आ रही होगी। अब हम इसको एक बार जो है कंपेयर करके भी आपको बता देते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने 3 चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये स्थायी इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमने देखी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था।
रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में उस समय की जो ब्रिटिश भूमि है उसका कितना प्रतिशत भाग था? 19% भाग था। रैयतवाड़ी में 51% था और महालवाड़ी में कितना था? 30% था। यह व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था और हालांकि इसको जो योजना है जॉन शॉर ने दी थी, लेकिन इसको लागू सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, इसलिए हमने इनका नाम लिया है जब हमने इसको समझाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है रीड टॉमस मुनरो लेकर आया था। टॉमस मुनरो ने इसको कहाँ पर? मद्रास में अप्लाई किया था। ठीक है, जो हमने बताया था आपको कि 1820 में व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो मुनरो का है। और महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो हॉल्ड मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास और मुंबई में थी। और गंगा की घाटी अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब में कौन सी व्यवस्था थी? महालवाड़ी व्यवस्था थी। अर्थात आपको कुछ इस प्रकार से समझना है कि सपोज ये हमारा भारत का अगर हम एक रफ मैप बनाएं तो इस साइड पे हमें पता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, तो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है? स्थायी व्यवस्था है। और जो उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है? तो यहाँ पर जो है महालवाड़ी व्यवस्था है। और जो साउथ वाला पार्ट है, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी? तो हम पढ़ चुके, वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो आपको बस ये वाला जो पार्ट है एम, एस और आर इस प्रकार से याद कर लेना है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि उनके एक्चुअल जो है एरिया क्या थे व्यवस्था के। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। ओके, और एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आपको इस प्रकार से ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें याद रखनी है आपको। मैं इंडिया का मैप देखा है जिससे आपको वहाँ का लोकेशन क्लियर होगा। आर है रैयतवाड़ी अर्थात साउथ में मद्रास, और कहाँ पर है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है। और जो महालवाड़ी व्यवस्था है ये आपकी स्पेशली गंगा की घाटी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मध्य भारत, तत्कालीन पंजाब, वहाँ पर जो थी महालवाड़ी व्यवस्था थी। और स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुख्य रूप से। स्थायी बंदोबस्त में जो है 19% भूमि शामिल थी। रैयतवाड़ी में जो है 51% भूमि शामिल थी और महालवाड़ी में 30% भूमि शामिल थी। तो बस आपको ये याद रखना है, जिससे आपको ये टॉपिक काफ़ी इजी रहेगा। आई होप आपके लिए वीडियो जो है यूजफुल साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।